कहानी की शुरुआत सन 1983 से हुई, जहां हम हॉकिंस शहर में मौजूद एक लैब को देखते हैं जिसके अंदर एक साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागे जा रहा था। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर घुसा, तभी कोई रहस्यमयी चीज उसे ऊपर की तरफ खींच कर ले गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक घर के अंदर 4 दोस्तों को दिखाया गया जो कि डंजन्स ड्रैगन्स नाम की एक प्रसिद्ध गेम खेल रहे थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि उस जमाने में पबजी और फ्री फायर जैसी ऑनलाइन गेम्स मौजूद नहीं थी, इसलिए सभी दोस्त किसी एक दोस्त के घर में इकट्ठे होकर मजे करते थे। अब रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए सभी दोस्त अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े और हम देखते हैं कि एक लड़का विल उसी लैब की तरफ तेजी से बढ़ रहा है जहां अभी कुछ देर पहले ही एक साइंटिस्ट रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। विल आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसके रास्ते में एक रहस्यमयी जीव आकर खड़ा हो गया। डर के मारे विल भी अपनी साइकिल से नीचे गिर गया। इसके बाद विल अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल के रास्ते से होता हुआ अपने घर तक पहुंच गया। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आज उसकी मॉम और बड़े भाई दोनों की नाइट ड्यूटी थी, इसलिए विल घर के अंदर अकेला ही है। विल देखता है कि वही रहस्यमयी चीज उसके घर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। जल्दबाजी और घबराहट में विल एक बंदूक को रीलोड करके दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया और तभी हम देखते हैं कि कमरे की रोशनी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई और विल अचानक से कहीं गायब हो गया। और यहीं से शुरू होती है हमारी हॉरर मिस्टीरियस सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स। अगले दिन जॉयस को जब विल घर के अंदर दिखाई नहीं दिया तो उसकी चिंता काफी बढ़ गई। हर जगह तलाश करने के बावजूद भी उसे विल का कोई नामो निशान नहीं मिला। अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जॉयस शहर के पुलिस स्टेशन में गई, जहां उसकी मुलाकात हॉपर से हुई। दोनों पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। अब हॉपर भी इस केस को हल्के में ले रहा था, लेकिन ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक केस होने वाला था, क्योंकि विल जिस जगह पर फंसा है वो कोई आम जगह नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन कुछ वैज्ञानिकों को अपने साथ लेकर वापस लैब के अंदर जाता है और नीचे का दृश्य देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दीवार के अंदर एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा छेद हो रखा था। लेकिन डॉक्टर मार्टिन को इससे भी ज्यादा एक लड़की की तलाश थी जो कि इसी लैब से फरार हो चुकी है। वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान हॉपर को विल की साइकिल मिली, जिससे अब हॉपर को भी लगने लगा कि विल के साथ कुछ भयानक हादसा हुआ है, इसलिए उसने पूरी फोर्स के साथ विल को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दी। वहीं अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि लैब से भाग निकली थी। लड़की का नाम 11 है और हम देखते हैं कि 11 कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि उसके पास अपने दिमाग से चीजें को कंट्रोल करने की पावर है। 11 को ढूंढते हुए डॉक्टर मार्टिन यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी नाक के नीचे से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ माइक लूकस और डस्टिन के साथ उसी जगह पर वापस आया जहां विल गायब हुआ था। दोस्ती निभाने के मामले में सभी बहुत अडिग थे, इसलिए तीनों जंगल में अकेले ही विल को ढूंढने निकल पड़े। अब बारिश भी शुरू हो जाती है। काफी ढूंढने के बावजूद भी इन्हें विल तो नहीं मिला, लेकिन अचानक से इनके सामने 11 आ गई। अब इतनी रात को किसी बच्चे का अकेले जंगल में घूमना सुरक्षित नहीं था, इसलिए ये तीनों 11 को अपने साथ लेकर माइक के घर पर आ जाते हैं। आज की रात माइक उसे अपने माँ बाप से छुपाकर घर के अंदर ही रहने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर जॉयस ने जब फोन कॉल रिसीव की तो सामने से उसे अपने बेटे विल की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसके साथ ही किसी डरावनी चीज की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, फोन में अचानक से शॉक सर्किट हो गया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्टिन ने जॉयस के घर की सारी कॉल रिकॉर्डिंग पर नजर गड़ाई हुई है, क्योंकि विल के लापता होने में सबसे बड़ा हाथ शायद लैब का ही था। और जब जॉयस का घर पूरी तरह से खाली था, तब मार्टिन चुपके से अपनी टीम को लेकर उसके घर के अंदर घुस गया। अब जिस जगह पर विल गायब हुआ था, वहीं पर मार्टिन को तेज सिग्नल्स मिल रहे थे। अब हम समझ सकते हैं कि विल के गायब होने के पीछे लैब के एक्सपेरिमेंट्स का ही हाथ है। वहीं माइक 11 को अपना घर दिखा रहा होता है। माइक उसे अपने परिवार और दोस्तों की तस्वीरें भी दिखाता है। जैसे ही 11 ने विल की तस्वीर देखी, उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया, जैसे कि वो जानती हो कि विल कहाँ फंसा हुआ है। उसके कुछ बताने से पहले ही यहाँ पर माइक की फैमिली घर वापस आ जाती है। जल्दबाजी में माइक उसे अलमारी के अंदर बंद कर देता है। अंदर बंद होते ही 11 को अपनी डरावनी यादें दिखाई देने लगी। हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्टिन ने कैसे उसे लैब के अंदर सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट का एक नमूना बना रखा था, और शायद इसी वजह से ही 11 भागने का मौका तलाश रही थी। अब काफी समय बाद माइक लूकस और डस्टिन के साथ 11 से विल के बारे में पूछता है कि अगर 11 जानती है तो उन्हें बताए कि विल आखिर है कहाँ। लेकिन
लेकिन 11 उनकी इस जबरदस्ती से काफी डर जाती है। अब लूकस फैसला करता है कि वो नीचे जाकर माइक की फैमिली को बता देगा कि उनके घर पर एक अजनबी लड़की मौजूद है। लेकिन जैसे ही लूकस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, 11 ने अपनी पावर्स से उसे बंद कर दिया। अब तीनों समझ जाते हैं कि 11 के पास सुपर पावर्स हैं, वही जंगल के अंदर। हॉपर जब विल की तलाश कर था तभी उसे एक ड्रेनेज पाइप दिखाई दी जो कि सीधा लैब की तरफ जा रही थी। अब हॉपर को लगता है कि शायद विल इस पाइप से होता हुआ लैब के अंदर ना चला गया हो। वही विल का बड़ा भाई जोनाथन उसी जगह पर आया जहां विल गायब हुआ था, और जब जोनाथन अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था तभी वो नैन्सी यानी माइक की बड़ी बहन को स्टीव के घर पर पार्टी करते हुए देखता है। और जब सभी घर के अंदर चले जाते हैं तब बार्ब अकेली पूल के पास बैठी अपने घाव को देख रही थी। जोनाथन चुपके से उसकी भी तस्वीर ले लेता है, और जैसे ही जोनाथन का ध्यान बार्ब से हटा तभी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और वही मॉन्स्टर इस बार बार्ब को अपने साथ ले गया। वहीं घर के अंदर जॉयस को एक बार फिर से सेल फोन पर एक कॉल आया। जॉयस की विल से कुछ बात हो पाती उससे पहले ही फोन में शॉक सर्किट हो गया। इसके बाद घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी और जॉयस देखती है कि कोई जीव दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे जॉयस घर से बाहर भाग जाती है। वही बार्ब को जब होश आया तो वो खुद को उसी पूल के अंदर पाती है, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग था। यहाँ बहुत सारी अजीब सी काली बेलें थीं और बार्ब लगातार नैन्सी को पुकार रही थी, लेकिन तभी उसके सामने वही मॉन्स्टर आ गया। बार्ब उससे बचने की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन वो दरिंदा उसे खींच कर ले गया। अब अगले दिन हॉपर लैब के अंदर जाता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान लैब का सुपरवाइजर उसे उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिस दिन विल गायब हुआ था, लेकिन फुटेज में कुछ भी हलचल दिखाई नहीं दी। बाहर आकर हॉपर अपने साथियों से कहता है कि जिस दिन विल गायब हुआ था उस दिन तेज तूफान और बारिश का मौसम था। मतलब इन्हें जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है वो दरअसल में गलत थी। और अब हॉपर का शक यकीन में बदल गया कि विल के गायब होने के पीछे लैब वालों का ही हाथ है। वही जॉयस ने विल से बात करने के लिए दीवार पर कुछ अक्षरों को उकेर कर उन पर लाइट्स लगा दी। अब जैसे जैसे लाइट्स ऑन ऑफ हो रही है वैसे ही जॉयस विल से बात करने की कोशिश कर रही है। विल बताता है कि वो घर के अंदर ही है, लेकिन इस वक्त वो घर उल्टी दुनिया में मौजूद है। जॉयस कुछ समझ पाती उससे पहले ही विल उसे भागने के लिए कहता है और तभी वही मॉन्स्टर दीवार फान कर बाहर आने लगता है। वही स्कूल के बाद 11 सभी दोस्तों को साथ लेकर विल के पास लेकर जा रही थी, लेकिन वो सभी को विल के घर के बाहर ले आई। 11 कहती है कि विल यहीं पर छिपा हुआ है, लेकिन तीनों दोस्तों को लगता है कि 11 ने उनका टाइम वेस्ट कर दिया। और तभी ये सभी देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां तेजी से कहीं जा रही हैं। ये लोग भी पीछा करते हुए एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और तभी कुछ लोग नदी के अंदर से एक लाश को बाहर निकाल रहे थे, और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि विल की ही थी। इस दृश्य ने तीनों दोस्तों को अंदर तक झकझोर दिया। इवन की हॉपर भी बहुत दुखी था क्योंकि उसने भी अपनी बेटी को खोया था। अब विल की मौत की खबर देने के लिए हॉपर जॉयस के घर आता है, लेकिन जॉयस को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो खुद विल से बात कर रही थी। हॉपर और जोनाथन को लगता है कि ज्यादा चिंता करने की वजह से जॉयस अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, इसलिए उन्हें जॉयस की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। वही माइक अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से काफी दुखी था और वो 11 पर भी बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि 11 ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। लेकिन 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वॉकी टॉकी के जरिए विल से संपर्क करती है। 11 दिखाना चाहती थी कि विल अभी भी जिंदा है और अपने घर के अंदर दूसरी दुनिया में फंसा हुआ है। अब अगले दिन माइक सभी दोस्तों के साथ दोबारा विल से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से इन्हें किसी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो की जरूरत थी जो कि इनके स्कूल के अंदर मौजूद है। अब तीनों दोस्त मिलकर पहले 11 को नॉर्मल बच्चों की तरह तैयार करते हैं ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वहीं लैब के अंदर डॉक्टर मार्टिन एक वैज्ञानिक को दीवार के उस तरफ भेजने वाले थे ताकि ये लोग देख सकें कि दूसरी दुनिया में क्या कुछ मौजूद है और क्या पता इन्हें विल भी वहीं पर मिल जाए। वैज्ञानिक पूरी तैयारी के साथ दीवार के उस तरफ चला जाता है। कुछ देर तक तो सब सही था, लेकिन अचानक से वैज्ञानिक पर कोई अनजान चीज हमला कर देती है। सभी जल्दी से उसे केबल के जरिए वापस खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस सिर्फ खून से लथपथ खाली केबल ही आती है। वही स्टीव और नैन्सी को पता चल जाता है कि पार्टी वाली रात को जोनाथन ने चुपके से उनकी तस्वीरें खींच ली थीं, इसलिए स्टीव सारी तस्वीरों को फाड़ देता है, लेकिन नैन्सी एक तस्वीर को अपने पास रख लेती है जिसके अंदर बार्ब पूल के पास बैठी थी और उसके बिल्कुल ऊपर वही मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। नैन्सी तस्वीर को साफ करवाने के लिए जोनाथन के पास जाती है और जब दोनों साफ होने के बाद तस्वीर को देखते हैं तो उसके अंदर वही मॉन्स्टर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अब जोनाथन को भी अपनी माँ की बात पर भरोसा हो जाता है क्योंकि जॉयस इसी मॉन्स्टर की बात कर रही थी।
थी। वही इन्वेस्टिगेशन के दौरान हॉपर को भी कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए हॉपर उस आदमी से जबरदस्ती पूछता है कि उसे किसने बताया था कि विल की बॉडी पानी के अंदर है। आदमी कहता है कि उसे कुछ पैसे दिए गए थे इस जानकारी को पुलिस तक पहुंचाने के लिए। इसका मतलब साफ है कि लैब वालों ने जानबूझकर विल की नकली डेड बॉडी बनवाई और उसे मरा हुआ दिखाया ताकि पुलिस किसी भी हालत में दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने लैब के अंदर न आए, क्योंकि इससे उनके द्वारा की गई दूसरी दुनिया के दरवाजे की खोज की सच्चाई सबके सामने आ जाती। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जैसे ही हॉपर ने विल की नकली बॉडी को काट कर देखा तो उसके अंदर सिर्फ रुई भरी हुई थी। वही स्कूल के अंदर अब 11 विल से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले हमें उसकी एक पुरानी मेमोरी को दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर मार्टिन 11 को एक काम देते हैं। 11 को बताना था कि दूर कमरे में बैठा आदमी अब भी क्या पढ़ रहा है। 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और तभी पीछे वाले माइक से उसी आदमी के वर्ड्स रिपीट होने लगते हैं। अब वही तरीका 11 यहाँ पर आजमाती है और ये सभी जॉयस के घर की आवाजें सुनते हैं जहाँ दूसरी दुनिया से विल एक दीवार के अंदर से अपनी मॉम से बात कर रहा था। विल बताता है कि ये जगह बहुत डरावनी है और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी घूमते हैं। जॉयस उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है और तभी दीवार वापस से बंद हो जाती है, जिससे स्कूल के अंदर वाले रेडियो में भी आग लग गई और हम देखते हैं कि पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद 11 की हालत बहुत खराब हो गई। वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में हॉपर लैब के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कैमरों की नजरों से बचता हुआ हॉपर नो एंट्री वाले एरिया में घुस जाता है। हॉपर एक गार्ड को चकमा देकर उसका आईडी कार्ड लेकर लैब के उन हिस्सों में चला गया जहां वो दूसरी दुनिया का दरवाजा मौजूद था। हॉपर ने पहली बार ऐसा डरावना मंजर अपनी आंखों से देखा था। हॉपर कुछ समझ पाता इससे पहले ही यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक आकर उसे बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह हॉपर को होश आया तो वो अपने घर के अंदर मौजूद था। हॉपर जानता था कि लैब वाले उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने पक्का कोई ट्रैकर या चिप उसके घर के अंदर फिट की होगी। हॉपर ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा और उसे एक ट्रैकर बल्ब के अंदर मिल गया। अब इसके बाद हॉपर जॉयस से मिलता है और उसे पूरी बात बता देता है कि कैसे लैब वालों ने विल की नकली डेड बॉडी बनाई और वो लैब के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जॉयस तो पहले से ही जानती थी कि विल जिंदा है और हॉपर से सच का पता चलने के बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है। वही लूकस, डस्टिन और माइक 11 के साथ मिलकर दूसरी दुनिया का दरवाजा ढूंढ रहे थे। हालांकि 11 को उस दरवाजे के बारे में पता था, लेकिन वो इन्हें नहीं बताती क्योंकि 11 वापस से उस लैब में नहीं जाना चाहती थी। अब इसी बात से गुस्सा होकर लूकस 11 को बुरा भला बोलने लगा। माइक से ये सब देखा नहीं गया और दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। गुस्से में 11 लूकस को हवा में उड़ाकर नीचे पटक देती है, जिससे सभी दोस्त काफी चिंतित हो गए और डर के मारे 11 यहाँ से भाग गई। अब रात भी हो जाती है और नैन्सी जोनाथन के साथ उसी जगह पर आती है जहां पर बार्ब गायब हुई थी। दोनों यहां पर एक घायल हिरण को देखते हैं। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, कोई अनजान जीव उसे झाड़ियों की तरफ खींच कर ले गया। दोनों उसके पीछे जाते हैं, लेकिन इसी बीच दोनों अलग हो गए और नैन्सी को पेड़ के अंदर एक पोर्टल दिखाई दिया। नैन्सी ने जोनाथन को काफी आवाजें लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए वो अकेली ही पोर्टल के अंदर घुस गई। अब नैन्सी भी दूसरी दुनिया में पहुंच गई, जो कि दिखने में तो बिल्कुल इनके शहर जैसी थी, लेकिन ये उससे थोड़ी अलग और डरावनी थी। नैन्सी देखती है कि वही मॉन्स्टर बड़ी बेरहमी से उस हिरण को खा रहा है। नैन्सी चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उससे गलती से आवाज हो जाती है, जिससे मॉन्स्टर को उसकी भनक लग गई। नैन्सी के चिल्लाने की आवाज जोनाथन भी सुन लेता है। जोनाथन नैन्सी को अपनी आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहता है। नैन्सी भी किसी तरह मॉन्स्टर से बचती हुई बाहर आ जाती है और तभी दोनों देखते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है। अब अगले दिन हॉपर को कुछ आर्टिकल्स से पता चलता है कि लैब के अंदर पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जिनमें से टेरी नामक एक महिला का केस बहुत रहस्यमयी था। हॉपर जॉयस को अपने साथ लेकर बिना एक पल गवाए टेरी के घर पर पहुंचता है, लेकिन टेरी उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। इसलिए टेरी की बहन दोनों को आसान भाषा में समझाती है कि कुछ 12 से 13 साल पहले पैसों के चक्कर में टेरी ने लैब वालों की बात मानकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करवा लिए। नतीजा यह निकला कि 7 से 8 महीनों के अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई और पैदा होते ही लैब वालों ने उसके बच्चे को मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन टेरी जानती थी कि लैब वाले झूठ बोल रहे हैं
और हैरानी की बात यह थी कि जिस बच्चे को टेरी ने जन्म दिया था वो और कोई नहीं बल्कि 11 ही थी। डॉक्टर मार्टिन ने उसे इसलिए छुपा कर रखा था क्योंकि वो जानते थे कि 11 के पास सुपर पावर्स हैं। वहीं अब हम 11 को देखते हैं जो कि रात को जंगल में ही सो गई थी। नदी के पास जाते ही 11 को अपनी एक पुरानी मेमोरी याद आई जिसमें डॉक्टर मार्टिन उस पर एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले थे। हम देखते हैं कि 11 को पानी के भरे हुए एक टैंकर के अंदर बंद कर दिया जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती हुई 11 किसी के भी दिमाग में चली जाती है। लेकिन तभी 11 को यहाँ पर वही मॉन्स्टर दिखाई देता है और जैसे ही 11 ने उसे छुआ अचानक से वो बहुत ज्यादा डर गई। उसकी घबराहट से फ्रीक्वेंसी इतनी तेज हो गई कि दीवार के अंदर एक बहुत ही बड़ा छेद होने लगा और ये छेद कुछ और नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का दरवाजा था। मतलब जैसे ही 11 ने उस मॉन्स्टर को छुआ उसने मॉन्स्टर की दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। वही अब तक माइक और डस्टिन मिलकर 11 को ढूंढ लेते हैं और 11 उन्हें भी बता देती है कि वो दरवाजा उसी ने ही खोला था। वहीं अब तक डॉक्टर मार्टिन को भी पता चल चुका था कि 11 माइक और उसके दोस्तों के साथ है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ अपनी पूरी टीम को लेकर माइक के घर की तरफ बढ़ने लगता है। लूकस भी गाड़ियों को रास्ते में ही देख लेता है और माइक को जितना जल्दी हो सके 11 को साथ लेकर भागने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर मार्टिन उन्हें भागते हुए देख लेता है और अपनी गाड़ियां लेकर उनका तेजी से पीछा करने लगा। अब चारों दोस्त दोनों तरफ से घेरे जाते हैं और तभी 11 अपनी पावर से एक पूरी गाड़ी को हवा में उठाकर नीचे पटक देती है जिससे बाकी गाड़ियों का भी रास्ता ब्लॉक हो गया और 11 एक बार फिर से डॉक्टर मार्टिन के हाथों बचकर निकल गई। वहीं जोनाथन और नैन्सी हॉपर और जॉयस से मिलते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं जो कुछ भी उन्होंने अभी तक देखा था। मतलब अब उल्टी दुनिया के बारे में इन चारों को और माइक के ग्रुप को पता चल चुका है। इसके बाद हॉपर देखता है कि 11 को ढूंढने के लिए लैब वाले वैज्ञानिक माइक के घर तक पहुंच चुके हैं। अब इससे पहले कि डॉक्टर मार्टिन बच्चों को ढूंढे लें, इन्हें मिलकर सबसे पहले बच्चों को ढूंढना होगा। जोनाथन जानता था कि चारों दोस्त वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे के टच में रहते थे, इसलिए वो वॉकी टॉकी के जरिए माइक से बात करते हैं और माइक उन्हें अपनी लोकेशन बता देता। अब हॉपर जल्दी से इन्हें अपने साथ लेकर जॉयस के घर पर आ जाता है। घर आते ही 11 सबसे पहले विल को ढूंढने की कोशिश करती है ताकि इन्हें पता चल सके कि विल इस वक्त उल्टी दुनिया में कहां पर छुपा हुआ है, लेकिन 11 अब भी उसे ढूंढ नहीं पाती। तभी 11 को याद आता है कि अगर वो पानी के अंदर होगी तो वो विल को आसानी से ढूंढ सकती है, लेकिन उस खास पानी को बनाने के लिए इन्हें बहुत सारे नमक की जरूरत थी जो कि इन्हें स्कूल के अंदर से मिल सकता है। अब बिना एक पल गवाए ये लोग स्कूल के अंदर पहुंचते हैं और वहीं पर सारा ताम जाम तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही 11 बाथटब के अंदर लेटी सारी लाइट्स अपने आप ऑफ हो गई और 11 उल्टी दुनिया में पहुंच गई जहां पर सबसे पहले 11 को बार्ब की लाश मिली। नैन्सी अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत के बारे में जानकर काफी दुखी होती है। इसके बाद 11 को विल का कास्टल दिखाई देता है जो कि विल ने अपने घर के पीछे बनाया था। 11 देखती है कि विल उल्टी दुनिया में वहीं पर छिपा हुआ है। अब हॉपर और जॉयस को पता चल चुका था कि विल उल्टी दुनिया में कहां पर है, इसीलिए अब उन्हें लैब से होते हुए दरवाजे के दूसरी तरफ जाना है और विल को वापस लेकर आना है। ये सब सोचने में जितना आसान लग रहा था, असल में इनके लिए करना उतना ही कठिन था। इसके बाद हॉपर जॉयस को अपने साथ लेकर जल्दी से लैब के बाहर पहुंचता है और जैसे ही ये दोनों अंदर घुसने वाले थे तभी इन्हें बहुत सारे गार्ड्स चारों तरफ से घेर कर बंदी बना लेते हैं। वहीं अब कहीं जाकर हमें विल दिखाया जाता है। विल अपने घर के पीछे वाले कासल में छुपा हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आकर विल को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि वो चाहते तो विल को मार भी सकते थे, लेकिन मॉन्स्टर्स ऐसा कुछ नहीं करते, जिसका साफ मतलब है कि यहाँ पर कोई और भी खतरनाक चीज मौजूद है जिसे शायद विल की जरूरत थी और शायद इसीलिए विल अभी तक उल्टी दुनिया में जिंदा था। वहीं लैब के अंदर हॉपर डॉक्टर मार्टिन से एक सौदा करता है कि अगर उसे और जॉयस को उल्टी दुनिया में भेज दिया जाए तो हॉपर उसे 11 के बारे में बता देगा कि इस वक्त वो कहां पर छुपी हुई है। डॉक्टर मार्टिन को उसका सौदा मंजूर होता है और वो दोनों को खास सूट पहनाकर नीचे भेज देता है। बदले में हॉपर भी उसे बता देता है कि 11 इस वक्त स्कूल में मौजूद है। वहीं जोनाथन और नैन्सी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो दोनों पूरे घर के अंदर बहुत सारे जाल बिछा देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर को पकड़ सके। सारे ट्रैप्स लगते ही दोनों अपने हाथ पर कट लगा लेते हैं क्योंकि मॉन्स्टर खून को सूंघ कर ही अपनी दुनिया से बाहर निकलता है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर स्टीव आ जाता है। स्टीव ने जब ये तामझाम देखा तो बहुत हैरान हो गया। इससे पहले कि स्टीव कुछ समझ पाता तभी घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी और वही मॉन्स्टर छत को तोड़कर घर में आ घुसा।
ये तीनों उससे बचते हुए एक कमरे के अंदर छुप जाते हैं। अब जैसे ही लाइट्स ब्लिंक करना बंद करती हैं, तीनों समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ से चला गया, लेकिन वो किसी भी वक्त वापस आता होगा। इसलिए नैन्सी स्टीव को यहाँ से जाने के लिए कहती है। स्टीव के जाते ही लाइट्स वापस से ब्लिंक करने लगी और इस बार मॉन्स्टर अंधेरे में पीछे से आकर जोनाथन को दबोच लेता है। नैन्सी ने जोनाथन को बचाने के लिए मॉन्स्टर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, लेकिन उसकी खाल इतनी मजबूत थी कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। और जैसे ही वो नैन्सी को मारने वाला था, तभी यहाँ पर स्टीव आकर मॉन्स्टर को बेसबॉल से मारता है, जिससे मॉन्स्टर एक ट्रैप में फंस गया और मौका देखते ही जोनाथन ने उसे आग से जला दिया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी मॉन्स्टर किसी तरह अपनी दुनिया में भाग गया। वही उल्टी दुनिया के अंदर हॉपर और जॉयस विल को ढूंढते हुए जॉयस के घर पर पहुंचते हैं, जहां उनके चलने से असली दुनिया में लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। जोनाथन समझ जाता है कि उसकी मॉम उल्टी दुनिया में पहुंच चुकी है। वही डॉक्टर मार्टिन अपने साथ पूरी फोर्स को लेकर 11 को पकड़ने के लिए स्कूल तक पहुंच जाता है और जब सभी दोस्तों को दोनों तरफ से घेर लिया जाता है, तब 11 अपनी पूरी ताकत से बहुत सारे सिपाहियों को एक झटके के अंदर मार देती है, लेकिन दिमाग पर ज्यादा दबाव डालने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर मार्टिन उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर भी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का खून बह चुका था और उसे सूंघता हुआ यहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है। आते ही सबसे पहले मॉन्स्टर ने डॉक्टर मार्टिन को दबोच लिया। गोलियों का उसकी खाल पर कोई असर नहीं हो रहा था। माइक, डस्टिन और लूकस 11 को उठाकर एक कमरे में ले आते हैं, लेकिन जल्द ही मॉन्स्टर सभी सैनिकों को मारकर इनके कमरे के अंदर घुस जाता है। हद तो तब हो गई जब लूकस उसे गुलेल से मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी यहाँ पर 11 आती है। 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती हुई मॉन्स्टर को दीवार से चिपका देती है। इसके बाद वो सभी दोस्तों को अलविदा बोलकर अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर हमला करती है और अंत में 11 मॉन्स्टर के साथ ही कहीं पर गायब हो जाती है। वही उल्टी दुनिया में हॉपर और जॉयस विल को ढूंढते हुए एक पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर पहुंचते हैं। अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती है और उन्हीं के बीच विल को एक दीवार से चिपकाया हुआ था और उसके मुंह के अंदर एक डार्ट घुसी हुई थी। हॉपर उसे खींचकर बाहर निकालता है। दोनों देखते हैं कि विल सांस नहीं ले पा रहा। अब हॉपर को अपनी बेटी की याद आती है कि कैसे वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी और डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। इसलिए हॉपर नहीं चाहता था कि जॉयस भी अपने बेटे को खो दे। इसलिए हॉपर अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारता और लगातार विल के दिल को पंप करता रहता है, जिससे विल को होश आ जाता है। अपने बेटे को जिंदा पाकर जॉयस बहुत खुश होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें विल हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है, जहां सभी उससे दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। विल अपने दोस्तों के साथ दोबारा डंजन्स ड्रैगन्स गेम खेल रहा होता है। नैन्सी और स्टीव भी वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हम हॉपर को देखते हैं, जो कि जंगल में किसी के लिए खाना रखने आया था। हॉपर डब्बे में कुछ वॉफल्स रख देता है, जो कि 11 के सबसे पसंदीदा थे। वहीं घर के अंदर जब विल बाथरूम में खड़ा था, तभी उसके मुंह के अंदर से एक डार्ट बाहर निकलती है और विल को वापस से अपसाइड डाउन की दुनिया दिखाई देती है। मतलब उसका एक हिस्सा अब दूसरी दुनिया से जुड़ चुका है। अब क्या 11 जिंदा है? क्योंकि हॉपर का ऐसे जंगल में किसी के लिए खाना छोड़ना 11 के जिंदा होने की तरफ इशारा करता है। वही लैब के अंदर दूसरी दुनिया का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है और उस तरफ की दुनिया में क्या कुछ मौजूद हो सकता है, वो हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों, आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और लाइक करना मत भूलना।